हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम लोग आज क्लास 10th के जो सोशल साइंस का सेक्शन है उसको लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं सत्ता की साझेदारी। नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर है सत्ता का साझेदारी। और आज आपको पढ़कर काफ़ी मज़ा आएगा और आज आपको बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग समझेंगे सत्ता की साझेदारी को। और देखिएगा इसमें पहले हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक है प्यारे, तो आइए आज हम लोग पढ़ना चालू करते हैं और आई होप कि आपको बात समझ में आए। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे सारी चीज़ें तो आपको बहुत क्लियरिटी से समझ आएगा बेटा। तो देखिए मेरे चैप्टर का नाम ही क्या है बेटा, शेयरिंग ऑफ पावर, अर्थात सत्ता की साझेदारी। क्या है? शेयरिंग ऑफ पावर, सत्ता की साझेदारी है। और बेटा ये इसकी जो पीडीएफ है आप लोग को, अगर आपको इसका हैंडराइटिंग पीडीएफ चाहिए जो मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, तो इसका व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कर देंगे इस नंबर पे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है टारगेट विद गुरुकुल, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा। और आई होप आप ये वाला करिएगा, आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। और आपको यहाँ से, क्योंकि आपके मोबाइल पे लोड भी नहीं पड़ेगा और मुझे भी समस्या नहीं होगी। तो जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड में पढ़ रहे होंगे, बिहार बोर्ड में पढ़ रहे होंगे, जिन जिन के सिलेबस में सत्ता की साझेदारी होगी, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको दोबारा सत्ता की साझेदारी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो आइए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। आइए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं तो पहले हम लोग देख लेते हैं सत्ता की साझेदारी में है क्या क्या। तो देखो बेटा, सबसे पहला इसमें हम लोग यूनिट पढ़ेंगे सत्ता के साझेदारी का अभिप्राय। सत्ता की साझेदारी का अभिप्राय कि सत्ता की साझेदारी कहते किसे हैं, शेयरिंग ऑफ पावर होता क्या है। फिर सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है। हम देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी पढ़ रहे हैं तो आवश्यक क्यों है, इतना जरूरी क्यों है, इसे हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, पूरा चैप्टर बना दिया गया, कोई ना कोई इसका मुख्य कारण होगा तो समझेंगे। फिर समझेंगे बेटा यहाँ पे दो देशों की कहानी के माध्यम से शेयरिंग ऑफ पावर को समझाया गया है। शेयरिंग ऑफ पावर जो है सत्ता की साझेदारी है, जिसे आप कह सकते हो कि दो तरीके से आपको समझाया गया है। और दो तरीके से समझाने के लिए दो देशों को लिया गया है। एक देश कौन सा लिया गया बेटा, बेल्जियम लिया गया है। और दूसरा देश कौन सा लिया गया है, श्रीलंका लिया गया है। तो हम लोग श्रीलंका की कहानी पढ़ेंगे और बेल्जियम की कहानी पढ़ेंगे। और श्रीलंका बेल्जियम की कहानी को पढ़ते समय हम पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि शेयरिंग ऑफ पावर के तरीका क्या सही है, मतलब सत्ता की साझेदारी कहाँ पे सही साबित हो रहा है। ठीक है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे बेल्जियम की कहानी पढ़ेंगे, समझदारी पढ़ेंगे। फिर श्रीलंका की कहानी पढ़ेंगे, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद पढ़ेंगे, सत्ता की साझेदारी का स्वरूप पढ़ेंगे और अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक का अभिप्राय क्या होता है इसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए तो सबसे पहले बेटा हम लोग समझते हैं ये सत्ता की साझेदारी होता क्या है बेटा ना, सत्ता की साझेदारी होती क्या है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है बच्चे, आइए देखिएगा बेटा, आपसे बताऊं सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है। एक तरीके से शासन की ऐसी व्यवस्था, शासन प्रशासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी लोगों की भागीदारी क्या हो, सुनिश्चित हो। जिसमें सरकार अगर चल रहा है तो सरकार के संचालन में देश में जो भी लोग निवास कर रहे हैं, देश में जो भी लोग हैं, अगर उन सभी लोगों की भागीदारी अगर उसमें सुनिश्चित कर दिया जाएगा, सभी की उसमें भागीदारी सुनिश्चित कर दिया जाएगा, तो वही है सत्ता की साझेदारी। जैसे बेटा अगर मैं बात करूँ तो किसी एक देश के अंदर ऐसा तो है नहीं ना कि एक ही समुदाय के लोग रहते होंगे, एक ही जाति के लोग रहते होंगे, एक ही धर्म के लोग रहते होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो एक ही संस्कृति के मानने वाले लोग रह सकते हो, तो हमारे देश के अंदर कई संस्कृतियों को मानने वाले लोग होंगे, कई आप कह सकते हो कई धर्म के लोग होंगे, कई जाति के लोग होंगे। तो बताइए जब कई जाति के लोग होंगे, कई धर्म के लोग होंगे, कई कई सारे लोग होंगे, तो अगर इन सभी का शासन में योगदान अगर नहीं मिला, इन सभी का अगर शासन में योगदान नहीं मिला, तो यही लोग सरकार से क्या हो जाएंगे, खिलाफत करने लगेंगे। जैसे बेटा आपके बात बताऊँ, कभी आप लोग सुनते हैं एक तो आतंकवाद और दूसरा नक्सलवाद। तो ये नक्सलवाद कौन है, नक्सलवाद हमारे देश के अंदर के ही तो लोग हैं। नक्सलवाद कौन है, हमारे देश के अंदर की तो लोग हैं जो देश के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। देश की सरकार से जो सरकार है वो सरकार से खुश है, खुश नहीं है, नाखुश हैं, इसलिए वो सरकार से क्या कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। तो जो विरोध जताने वाले हैं क्यों जता रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनकी शासन में भागीदारी नहीं है बेटा, इनकी शासन में भागीदारी नहीं है। तो भागीदारी ना होने के कारण ये क्या कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। तो इसलिए बेटा आपको समझाऊँ तो कुल मिला के सत्ता साझेदारी का ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और प्रत्येक समुदाय की भागीदारी हो। समझ रहे हैं ना। तो सत्ता की साझेदारी से मान लीजिए बेटा अगर एक इंडिया है, मैं आपको यहाँ छोटे से मैप के माध्यम से समझाऊंगा।
ये बच्चे हमारा क्या है, इंडिया है। अब इस इंडिया के अंदर देखेंगे तो कई सारे धर्म के लोग होंगे। जैसे अब इधर देखेंगे बेटा तो ये पूरा पंजाब वाले एरिया में देखेंगे तो इधर क्या होंगे, पंजाबी होंगे। क्या होंगे, पंजाबी होंगे। अगर आप इधर देखेंगे तो इधर क्या है, मराठी है। अब इधर क्या है बेटा, मराठी है। इधर अगर आप देखेंगे तो क्या है, ये गुजराती है। ये कैसे बच्चे, गुजराती है। अगर मैं आपको और बताऊं तो इधर गुजराती है बेटा। अब इधर देखेंगे तो इधर सब क्या है बेटा, तमिल है। क्या है, तमिल है। क्या है, कन्नड़ है, कन्नड़ है। अब इधर देखेंगे तो ये सभी क्या होंगे, कई, ये लोग कई भाषाओं में क्या हुए हैं, बटे हुए हैं। तो जब कई भाषाओं में बटे हुए हैं तो हम देश को चलाने के लिए बेटा क्या करेंगे, देश के संचालन, तो देश के अगर संचालन हेतु अगर हम लोग बात करें तो देश के संचालन हेतु में बेटा हम लोग क्या करेंगे, अगर इन सभी का, तमिलों का इसमें योगदान न हो, कन्नड़ों का योगदान न हो, पंजाबियों का योगदान न हो, गुजरातियों का योगदान न हो, तो यही सभी इसका क्या करने लगेंगे, विरोध करने लगेंगे। तो इसीलिए हम लोग जो पावर, जो शक्तियों का विभाजन कर रहे हैं ना, तो शक्तियों में सभी की भागीदारी हो। तो कह सकते हो इसकी परिभाषा कर लिखना चाहोगे तो सत्ता की साझेदारी होता क्या है बेटा, तो आप लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे तो लिख सकते हैं ना, सत्ता की ऐसी, सत्ता की क्या सकते हैं बेटा, सत्ता की ऐसी शासन व्यवस्था, ये तो पता नहीं चल रहा होगा आपको यार, चलो ये कलर तो दिखाई देगा आप लोग को, तो लिख सकते हैं सत्ता के साझेदारी में, क्या बेटा, सत्ता के जो साझेदारी में ऐसे इसको लिखिए बेटा, ऐसे देश के शासन व्यवस्था में, देश के शासन व्यवस्था में समाज के, देश के शासन व्यवस्था में समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी, तो देश के शासन व्यवस्था में समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी ही सत्ता की साझेदारी कहलाती है। तो अगर आपसे मैं बात करूं तो ध्यान देना है, देश के शासन व्यवस्था में समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी ही क्या कहलाएगी, सत्ता की साझेदारी कहलाएगी। अब तो सत्ता की साझेदारी के लिए क्या होगा, सभी वर्गों का उसमें भागीदारी होना क्या है, आवश्यक है। दूसरी बात बेटा अगर बात करूं तो जहां बेटा भी लोकतंत्र का अगर मूल, अगर पूछा जाए कि लोकतंत्र का अगर सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र का क्या मूल मंत्र है, अगर बताओ जहां भी लोकतंत्र होगा तो वहां पे सत्ता की साझेदारी मिलेगी। मतलब सत्ता की साझेदारी मतलब शेयरिंग ऑफ पावर, मतलब शक्ति एक हाथों में न होकर सभी में क्या हो, बटा हो, विकेंद्रीकरण हो, और सभी उस शक्तियों का लुत्फ उठाते हो, कोई ऐसा न हो उस शक्ति से नाराज हो। अब जाहिर सी बात है, अगर शक्ति किसी एक हाथों में आ जाएगा तो अपने लोगों के बारे में कार्य करेगा, अपने लोगों के हितैषी में लगा रहेगा, पर जो अन्य समुदाय होगा, अन्य लोग होंगे, अगर उनके बारे में ख्याल नहीं रखेगा तो वही लोग क्या करेंगे, विरोध करने लगेंगे। तो सत्ता का ऐसा विकेंद्रीकरण करिए जिसमें सभी लोग की भागीदारी आ जाए, और जहां सभी लोगों की भागीदारी आ जाती है उसी को क्या बोलते हैं, सत्ता की साझेदारी। अब बेटा लोकतंत्र का इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, तो इसे हम लोग लोकतंत्र का मूल मंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र का अभिप्राय क्या होता है, आप लोग के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर लोकतंत्र किसे कहते हैं। अब आपके मन में आएगा कि लोकतंत्र किसे कहते हैं बच्चे, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो बच्चे अगर आपसे पूछे कि डेमोक्रेसी क्या होता है, लोकतंत्र किसे कहते हैं बेटा, अब देखो लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो जहां जनता के द्वारा चुने हुए चुनिंदों के माध्यम से शासन प्रशासन का संचालन होता होगा, वहां क्या होगा, लोकतंत्र होगा। मतलब कोई पद अनुवांशिकी नहीं होगा, जहां जनता चुनाव करती होगी और चुनाव करके किसी व्यक्ति को नियुक्त करती होगी, वह व्यक्ति उस देश का शासन प्रशासन का संचालन करता होगा, उनके लिए कार्य करता होगा, तो वहां क्या होगा, लोकतंत्र होगा। समझ में नहीं आया क्या, तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है बेटा,
जहां जहां जनता के द्वारा चुने हुए लोगों के माध्यम से देश का शासन प्रशासन का संचालन होता हो। तो जहाँ पे बेटा, जहाँ जनता के द्वारा चुने हुए लोगों के माध्यम से देश का शासन प्रशासन का संचालन होता होगा, वहाँ क्या होगा? लोकतंत्र। और लोकतंत्र का देख दो, अब्राहम लिंकन इसकी पहली परिभाषा दी थी यहीं। ये किसने दिया था? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। समझना बेटा। तो ध्यान देना, जहाँ जनता के द्वारा, अब देखो सत्ता की साझेदारी में भी क्या मिल रहा है कि जहाँ देश के शासन व्यवस्था को समाज में चलाने के लिए प्रत्येक वर्ग की भागीदारी हो। और लोकतंत्र का भी मतलब क्या हो रहा है कि जहाँ पे जनता के समाज, उस देश में रह रहे लोग, जितने भी लोग होंगे, वो सभी के सभी उसमें क्या करें? अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। सभी लोग मिलकर इसका क्या करें? संचालन करें देश का। तो भैया सभी लोग मिलकर देश का संचालन तो कर नहीं सकते हैं, तो करेंगे क्या? किसी एक व्यक्ति को चुन लेंगे और वह व्यक्ति उनका नेतृत्व करेगा उस एरिया से। जैसे आपको बताओ, विधायक, सांसद क्या है? ये सब यही तो है। हम लोग क्या करते हैं? अब पूरा मिर्जापुर वासी, हम लोग मिर्जापुर से बिलोंग करते हैं, तो सभी मिर्जापुर वासी अब जाकर पार्लियामेंट में बैठ के कानून तो बनाएंगे नहीं। अब सभी पार्लियामेंट में जाकर कानून नहीं बनाएंगे, भैया इतना ज़्यादा भारी भरकम हो जाएंगे, किसकी बात सुनेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? अपने क्षेत्र से किसी एक व्यक्ति को नियुक्त कर देंगे, चुनाव होगा, और चुनाव में जो जीतेगा वो जाकर हम लोग के लिए क्या करेगा? कार्य करेगा। अब अगर वो सही से कार्य नहीं करेगा तो 5 साल के लिए जवाबदेही है, चुनाव होगा। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या होगा? जहाँ चुनाव हो। जब चुनाव होगा, हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रहेगा तो हम क्या करेंगे? भैया तुमको हम नहीं जिताएंगे क्योंकि तुमने सही कार्य नहीं किया था। तो समझ रहे हैं? तो यहाँ भी क्या है बेटा? जनता का भागीदारी। तो कह सकते हो शेयरिंग ऑफ पावर, मतलब शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो देश के, आपका देश के शासन व्यवस्था में समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी ही क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी कहलाता है बेटा। और लोकतंत्र का मूल मंत्र भी क्या होता है बेटा? तो आप कह सकते हो सत्ता की साझेदारी। और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जहां जनता के द्वारा चुने हुए लोगों के माध्यम से देश का शासन प्रशासन का संचालन होता होगा, वहां क्या होगा? लोकतंत्र होगा, राजतंत्र नहीं। क्योंकि राजतंत्र का मतलब क्या होता है? जहां का पद आनुवंशिकी हो, मतलब जो अगर राजा का लड़का राजा होगा, फिर अगला भी उसका लड़का उसका राजा होगा, मतलब आप कितना योग्य है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप राजा घर में पैदा हुए तो आप राजा हैं, अगर नहीं पैदा हुए तो आप राजा नहीं है। पर लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। कोई भी निचले तबके का लोग, चाहे उच्च तबके का लोग, कोई भी शासन के प्रशासन के हिस्से में भागीदारी उसका हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है? चुनाव व्यवस्था है। हम वोट देंगे और वोट देने के बाद जो जीतेगा वो सरकार में जाएगा और वो हमारे लिए क्या करेगा? कानून बनाएगा। बात समझ रहे हैं? तो जहाँ राजतंत्र होगा वहाँ क्या होगा? पद कैसा होगा? अनुवांशिक होगा, मतलब राजा का लड़का ही राजा बनेगा। पर लोकतंत्र में पद अनुवांशिकी नहीं होगा, राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा, जो योग्य होगा वो राजा बनेगा। समझे कि नहीं समझे? चलो अब समझ गए। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि सत्ता की साझेदारी का अभिप्राय तो हमने समझ लिया। अब सत्ता की साझेदारी बेटा आवश्यक क्यों है? अगर हम लोग समझेंगे जो सत्ता की साझेदारी है वह आवश्यक क्यों बेटा, तो आइए समझते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना चाहे तब ले लीजिए। चलिए आइए बेटा, अब हम लोग तो समझते हैं सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है ना। आइए देखो बेटा, अगर मान लो बेटा कोई देश है, अगर कोई देश है, मान लीजिए एक देश है, और देश है तो देश के लिए हम लोग ले लेते हैं किसको? भारत को। और बताइए बच्चे, अगर हमने देश को किस में ले लिया? किसको ले लिया? भारत को ले लिया। अब भारत को ले लिया तो यहाँ से क्वेश्चन होता है, अब बताओ भारत में हमारे कई जाति होगी बेटा। अगर हम लोग भारत की बात करेंगे तो क्या भारत में एक जाति होगी? कई सारी जाति होंगी। अगर कहा जाए तो कई सारे भाषाई होंगे, कई भाषा के बोलने वाले होंगे। अगर भाषा की बात करें कई सारे भाषाई होंगे, कई धर्म होंगे। ऐसा तो होगा नहीं एक ही धर्म होगा, कई सारे धर्म होंगे। संस्कृति उनकी सब क्या होगी? संस्कृति उनकी अलग होगी बेटा। तो उनकी संस्कृति होगी, उनकी धार्मिक दशाएं, भाषाएं, जातीय रूप से अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाएंगे। और जब ये अलग अलग प्रकार से लोग पाए जाएंगे तो मान लो किसी एक धर्म ने उस देश के अंदर शासन में क्या किया? अगर किसी एक देश के अंदर किसी एक धर्म के लोग ने अपनी सरकार बना ली
तो मान लो जैसे हमारे इंडिया की बात करेंगे, हमारे इंडिया में बात कर लो तो हमारे इंडिया में मान लीजिए बहुमूल्य रूप से 2 धर्मों का वर्चस्व है। कौन है बच्चे? एक हिंदू है और दूसरा क्या है बच्चे? मुस्लिम है। अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश के अंदर 2 धर्मों का समुदाय बहुत ज़्यादा है। एक हिंदू है, दूसरा कौन है? मुस्लिम है। अगर बच्चे मान लो हिंदू धर्म ने अकेले मिलकर सरकार बना लिया, क्या बना लिया? सरकार बना लिया। इसमें मुस्लिमों का भागीदारी नहीं है, तो बताओ हिंदू सरकार जो भी कार्य करेगी वो क्या करेगी? सभी के हितों की कार्य करेगी, मतलब कि सिर्फ अपने हिंदू धर्म को बढ़ावा देगी, हिंदू धर्म के लिए कॉलेज खोलेगी, हिंदू धर्म के लिए क्या करेगी? उनको नौकरी देगी, हिंदू धर्म के लिए क्या करेगी? बढ़ावा देगी हर क्षेत्र में। पर जो मुस्लिम धर्म के लोग होंगे इनके लिए उतना ख्याल वो नहीं रखेगी, तो इनका क्या होगा? शोषण होने लगेगा। और जब इनका शोषण होने लगेगा तो यही लोग सरकार का क्या करने लगेंगे? क्या करेंगे? विरोध करेंगे। और जब ये सरकार का विरोध करेंगे तो बताओ वह देश आगे बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ सकता है। मतलब मैंने एग्जाम्पल लिया, हमारे देश में ऐसा कुछ है नहीं। हमारे देश तो सभी धर्मों को विशेष पूरा ध्यान देता है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। हमारी इसलिए हमारे संविधान के अंदर एक पॉइंट लिखा गया है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है हमारा। हमारे यहाँ किसी धर्म को विशेषता नहीं दी जाती है, हमारे यहाँ सभी धर्म क्या है? एक समान है। तो जब बेटा एक समान है, बताइए अगर मान लीजिए हम लोग मानते हैं अगर हिंदू धर्म ने सरकार बना ली तो सिर्फ अपने लिए कार्य करेगी, अगर मुस्लिमों के लिए नहीं की और धर्म के लोगों के लिए नहीं की तो सभी इसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। और जब विरोध करेंगे तो वह देश का सही तरीके से क्या होगा? विकास नहीं हो पाएगा। और जब देश का विकास नहीं हो पाएगा बेटा तो ऐसे में क्या होगा? बहुत सारे बाधाएं आएंगी और हम लोग के लिए समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो देश इस समस्याओं से न उलझे, इसलिए हमने सत्ता की साझेदारी करना हमको क्या है बेटा? आवश्यक है। तो कह सकते हो जिस देश में बहुत जाति भाषाएं धार्मिक समूह के लोग रहते होंगे वहाँ सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, क्योंकि शासन में सभी की भागीदारी सुनिश्चित होना अनिवार्य है। बात सही है? तो आइए इस परिभाषा को बेटा हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे बेटा? लिखेंगे तो जिस देश में कई धर्म के लोग, कई भाषा के लोग एवं कई जाति के लोग हैं, तो और बेटा कई जाति के लोग हैं, कई धर्म के लोग हैं, कई लोग हैं, तो उन समूहों का सत्ता के साझेदारी में योगदान महत्वपूर्ण हो। क्या बेटा? अगर कई लोग उदाहरण तो उन समूहों का सत्ता की साझेदारी में योगदान क्या होना चाहिए? महत्वपूर्ण होगा। नहीं तो देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देश के अंदर क्या होगी बेटा? गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है। क्यों? अगर सभी की साझेदारी है तब तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, तब तो देश बढ़िया चलेगा, धड़ल्ले से चलेगा। पर अगर कई समुदाय के, कई जातियों के लोग का अगर भागीदारी इसमें नहीं होगा तो वहाँ के लोग क्या करेंगे? विरोध करना चालू कर देंगे। अब भारत जैसे देशों में जैसे नक्सलवाद जन्म लिया है वो और क्या होगा? चरम सीमा पर बढ़ जाएगा। तो इसको अगर नियंत्रण रखना है तो सभी की भागीदारियों को सुनिश्चित करना अनिवार्य है, और सभी की भागीदारियों को सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी। तो हमको लगता है अभी हम लोग 15 से 20 मिनट क्लास ले रहे हैं और सिर्फ एक ही बात समझे हैं कि सत्ता की साझेदारी होता क्या है और सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है। अब ये समझ चुके हैं, ताकि इनको सत्ता की साझेदारी को समझने के लिए हम लिखते हैं एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक तो श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया है बेटा, दूसरा किसको दिया है? बेल्जियम का। ताकि पहले हम लोग बेल्जियम की कहानी को समझते हैं कि बेल्जियम ने किस तरीके से अपनी यहाँ सरकार स्थापित की, और फिर हम लोग समझेंगे श्रीलंका की बात। ठीक है? तो आज हम लोग समझेंगे पहले बेल्जियम की बात। अगर यहाँ तक की बातें समझ में आएगी बेटा तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक? आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखिए, मैंने यहाँ की
मैपिंग ऑलरेडी मैंने पहले से ही कर दिया था, अब यहाँ आपको लिखने के लिए मैं समझा बेटा। आपको बताऊँ कि ये बेल्जियम देश का जो मैप है बेटा, वो हमने अपने हैंड राइटिंग बना दिया है। आप लोग चाहेंगे तो इसे गूगल से भी निकालेंगे तो निकल जाएगा बेटा। तो ये जो बेल्जियम है बेटा, ये किस महाद्वीप में है? ये यूरोप में है। कहाँ पर है? यूरोप। महाद्वीप कुल कितने हैं? 7 महाद्वीप है, आप लोगों को पता है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है बेटा आपका? एशिया है। एशिया बाद फिर हमारा कौन सा है बच्चे? अफ्रीका है। फिर हमारा कौन है? उत्तरी अमेरिका है। फिर कौन है हमारा? दक्षिणी अमेरिका है। और फिर उसके बाद आ जाएंगे हमारा कौन सा हो जाएगा? तो कितने हो गए? एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। फिर उसके बाद अंटार्कटिका है। फिर हमारा कौन है बेटा? यूरोप है। और फिर कौन है हमारा? ऑस्ट्रेलिया है। तो टोटल कितने महाद्वीप हैं? 7 हैं। तो उसी यूरोप महाद्वीप के अंदर एक देश है जिसका नाम है बेटा बेल्जियम, एक छोटा सा देश है। और ये बेल्जियम देश है, तो इस बेल्जियम देश के अंदर क्या है बेटा ना, कि इस बेल्जियम देश के अंदर क्या हो रहा है कि कई जाति के लोग रहते हैं। तब मुख्यतः वहाँ पे 3 जातियों का वर्चस्व देखा जाता है। और यहाँ पे जो 3 जातियों का वर्चस्व देखा जाता है, तो कौन-कौन सी जाति का वर्चस्व देखा जाता है बेटा? एक तो यहाँ बेटा डच भाषा के लोग पाए जाते हैं। किस भाषा के लोग? डच भाषा के लोग। और डच भाषा कितने पाए जाते हैं? 59% पाए जाते हैं। और ये जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं उसे बोलते हैं फ्लेमिश क्षेत्र। क्या बोलते हैं? फ्लेमिश क्षेत्र। वहीं आप देखेंगे तो नीचे जो होता है एक ये जो नीचे वाला मैंने संरचना बनाया हुआ है, इसे बेलोनिया क्षेत्र बोलते हैं। अब यहाँ फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं और इनकी संख्या कितनी है बेटा? 40% है। और यहीं इस साइड में अगर इधर आप देख रहे हैं तो इधर क्या है बेटा? जर्मनी, तो मतलब कि जर्मन भाषा बोलने वाले। कौन भाषा बोलने वाले? जर्मन। तो जर्मन कितना बोलते हैं बेटा? 1% बोल रहे हैं। 40% कौन बोल रहा है? फ्रेंच। 59% कौन बोल रहा है? कह सकते हो कि डच भाषा लोग। ये इनकी मैपिंग है। अब आप देखेंगे कि इस मैप को देखने की कोशिश करेंगे तो ऊपर के साइड में क्या है बेटा? एक देश है जिसका इसकी सीमा किसके साथ लगती है? नीदरलैंड के साथ। अब इस साइड में देखेंगे, ईस्ट में देखेंगे तो किसके साथ लगती है? जर्मनी के साथ। अब इधर देखेंगे बेटा किसके साथ लगती है? लग्जमबर्ग के साथ। अब इधर किसके साथ लगती है? फ्रांस। तो इसकी बाउंड्री कुल 4 देशों के साथ क्या करती है? संपर्क करती है, साझा करती है। अब इस देश के अंदर क्या पाई जा रही है बेटा? जाति विविधता पाई जा रही है। मतलब जाति को रूप में लोग क्या हुए हैं? बटे हुए हैं। तो जब यहाँ बटे हुए हैं तो क्या समस्या हो रही है पहले समझते हैं। पहले इनके बारे में थोड़ा सा विवरण हम लोग लिख लेते हैं क्या है। तो आप बच्चे अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ सबसे पहले आप पॉइंट में लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए मैं आपको पॉइंट में लिखवा देना। सबसे पहली बात बेटा, आप पहला पॉइंट इसमें ले सकते हैं, यह यूरोप महाद्वीप का देश है। किसका बच्चे? यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा महाद्वीप का एक छोटा सा क्या है बच्चे? देश है। तो यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। अब ये अगर तुलना करना चाहो ना तो इसकी क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से ही ये भारत के हरियाणा राज्य से भी छोटा है बेटा। और इसकी तुलना करो तो ध्यान देना, भारत देश के ऐसे लिखेंगे, भारत देश के हरियाणा राज्य से छोटा है। ध्यान देना बेटा, भारत देश के हरियाणा राज्य से छोटा है जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों के दृष्टि से। अगर बेटा पहली दूसरी पॉइंट कि भारत देश के हरियाणा राज्य, बेटा जो हरियाणा राज्य है देश का ना, उससे भी ये छोटा है। अब सोचिए भारत में 28 राज्य है और हमारे देश का सबसे छोटा राज्य कौन है? हरियाणा है। और ये हरियाणा से भी छोटा है और वहाँ जनसंख्या भी हरियाणा से कम है और वहाँ क्षेत्रफल भी कम है। समझ रहे हैं? हमारे यहाँ तो ऐसे बेल्जियम जैसे कम से कम 28 राज्य मिलाओगे तो 28 राज्य से ज़्यादा मिलाओगे तब जाके देश बना है। और बेल्जियम एक छोटा सा क्या बेटा? देश है। और यहाँ पे देखेंगे तो अगर तुलना करेंगे तो भारत के हरियाणा राज्य से भी ये छोटा है जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि दोनों में बेटा। दूसरी बात, यहाँ की जनसंख्या कहा जाए कितनी होगी? यहाँ लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है। अगर बेटा बात करूंगा तो यहाँ लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है। अगर बात करूँ इसकी सीमा किसके साथ लगती है बेटा? बाउंड्री सीमा। तो अभी आपको मैंने बता दिया सीमा किसके साथ लगती है। तो ऊपर कौन सा बच्चे हैं? एक तो आपका याद कर लीजिएगा,
नीदरलैंड है, नीदरलैंड है। और कौन है बेटा, ईस्ट में देखेंगे तो कौन हमारे पास है, जर्मनी है। और यही साउथ में देखेंगे तो कौन सा हमारे पास है बेटा, फ्रांस है। और वहीं अगर ईस्ट एंड साउथ में देखने की कोशिश करेंगे तो कौन सा हमारा है, लग्जमबर्ग। क्या नाम है बेटा उसका, लग्जमबर्ग। तो ये ध्यान देना बेटा, कुल 4 देशों के साथ सीमा क्या करती है, साझा करती है। अब दूसरी बात आती है बेटा कि इसकी राजधानी क्या है बच्चे, इसकी राजधानी क्या है, राजधानी। तो इसकी राजधानी बेटा क्या है आपका, ब्रुसेल। क्या है, इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। तो ध्यान देना, इसकी राजधानी कौन सी बेटा, ब्रुसेल्स है, इसकी राजधानी है। अब इस राजधानी के अंदर अगर बात करेंगे तो ब्रुसेल है। तो ये तो हमने एक बेसिक परिचय लिया। अब यहाँ आके समझते हैं कि कौन कौन सी जातियाँ यहाँ पे रहती है, क्योंकि जो जाति रहेंगी उन्हीं के मध्य में क्या होगा, संघर्ष होगा। तो ये समझते बेटा। तो यहाँ देखेंगे यूरोप का महाद्वीप एक छोटा सा देश है, भारत देश के हरियाणा राज्य में से छोटा है। जनसंख्या क्षेत्रफल दोनों में दृष्टि में क्या है बेटा, छोटा है। और यहाँ लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या रहती है। सीमा नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और लग्जमबर्ग से लगती है। और उसकी राजधानी क्या है बेटा, ब्रुसेल से है। क्या है, ब्रुसेल से है। आइए थोड़ी सी बात करते हैं बेटा, अगर यहाँ के देखा जाए बेल्जियम की जाति संरचना, बेल्जियम की जाति संरचना, कौन कौन सी जाति कितना पाई जाती है बेटा। बेल्जियम की जाति संरचना की बात करेंगे तो अगर आप इसके अंदर देखने की कोशिश करेंगे प्यारे, तो इसके अंदर देखेंगे तो ध्यान देना है, आप इसको बांट लीजिएगा तो इसमें कुल 3 भाषा बोलने वाले मिलेंगे। कितने भाषा वाले बेटा, 3। तो ध्यान देना, एक तो हमारे पास आता है फ्लेमिश क्षेत्र। क्या आता है, फ्लेमिश क्षेत्र। और जो फ्लेमिश क्षेत्र है प्यारे, तो इस फ्लेमिश क्षेत्र में कौन भाषा बोलने वाले हैं, तो एक है डच भाषा। कौन भाषा, डच भाषा। और डच भाषा वाले कितने बेटा, 59% है। कितने हैं, 59% है। ध्यान देना, ये आप लोग को मैप में ऑलरेडी मैंने दिखाया है। हाँ, तो डच भाषा बोलने वाले कितना है, 59% है। दूसरे कौन से हैं बेटा, तो यहीं पर दूसरा क्या है, इसको बोलते हैं बेलोनिया क्षेत्र। क्या बोलते हैं, बेलोनिया क्षेत्र। देखिए यहाँ पे पीछे वाले में मैंने आपको मैप में दिखाया है। दूसरा कौन है, बेलोनिया क्षेत्र। दूसरा कौन है, बेलोनिया क्षेत्र। बेलोनिया क्षेत्र, जो बेलोनिया क्षेत्र है, अगर इसकी बात करेंगे बेटा तो यहाँ कौन से बोलते हैं बेटा, तो आप जान लीजिए, यहाँ फ्रेंच भाषा बोलते हैं। कौन से बोलते हैं, फ्रेंच भाषा। और फ्रेंच भाषा कितना बोलते हैं, 40%। वहीं 1% बेटा अगर दिखा जाए, छोटा क्षेत्र है जर्मन क्षेत्र। और जर्मन क्षेत्र में अगर कहेंगे तो कौन सी भाषा बोलते हैं यहाँ पे, जर्मन भाषा। और जर्मन भाषा कितना बोलते हैं बच्चे, तो जर्मन भाषा बोलते हैं 1%। अब टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल आपका 100% आ जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा। तो डच भाषा बोलने वाले कितने थे, 59%। फ्रेंच भाषा बोलने वाले कितने थे, 40%। और 1% कौन थे, जर्मन भाषा। अब आपको बताओ बेटा, ये तो बोलने वाले थे, पर यहीं पर एक कहानी और लीजिए बेटा, इस बात को समझिएगा। अब इसकी राजधानी आप लोग बताइए क्या है, राजधानी। इसकी राजधानी आप लोग को पता है कि क्या है बच्चे, ब्रुसेल्स है। क्या है, ब्रुसेल्स है। अब ब्रुसेल्स में जस्ट इसका उल्टी कहानी है। क्या बेटा, ब्रुसेल्स में इसकी क्या है बच्चे, उल्टी कहानी है। क्या उल्टी कहानी है, यहाँ की बात करेंगे बेटा ना, तो यहाँ ध्यान देना, फ्रेंच बोलने वाले जानते हो कितना है, फ्रेंच बोलने वाले 80% है। यहाँ पे अगर इसकी राजधानी देखेंगे, सिर्फ राजधानी में, तो फ्रेंच भाषा और प्लस बच्चे क्या है, डच भाषा। तो अगर फ्रेंच भाषा बात करेंगे तो ये कितना है, 80% है। अब ये कितना है बच्चे, यहाँ पे 20% है। तो मतलब राजधानी के अंदर देखोगे तो कंडीशन उल्टा है कि राजधानी के अंदर ये है कि फ्रेंच भाषा 80% बोल लग रहे हैं और डच भाषा बोलने वाले कितने हैं, 20%। अब देखो क्योंकि कहानी यही से जन्म लेगी। अब पूरे देश के अगर बेल्जियम के अंदर की बात करोगे तो पूरे बेल्जियम में 69% डच बोलते हैं और केवल 40% ही क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। जबकि राजधानी देखोगे तो राजधानी में 80% फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% ही क्या बोलते हैं बेटा, डच भाषा बोलते हैं। अब बेटा बताओ, ये अगर इस संख्या है तो जिसकी ध्यान देना, अब यहीं पर 2 शब्द लिख लीजिए बेटा, आपको मैंने हेडिंग में लिखवाया था। एक अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, अल्पसंख्यक। देखो बच्चे, अगर अल्पसंख्यक की बात करेंगे तो सीधे सीधे कह सकते हैं, जिस देश के अंदर, किसी देश के अंदर किसी भी जाति या किसी समुदाय की संख्या अगर बहुत कम होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक। हाँ,
तो क्या लिख सकते हैं, किसी देश के अंदर किसी जातीय धर्म के लोगों की संख्या कम होती है तो उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे, अल्पसंख्यक। तो किसी देश के अंदर किसी जाति या धर्म के लोगों की संख्या कम होती है तो उसे क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक। वहीं आएगा बेटा, क्या हो जाएगा, दूसरा शब्द आएगा बहुसंख्यक। बहुसंख्यक क्या होता है बच्चे, बहुसंख्यक क्या होता है, जिस देश के अंदर किसी देश के अंदर किसी देश के अंदर किसी जाति या धर्म की संख्या अधिक हो। तो किसी जाति या धर्म की संख्या अधिक होगी तो उसे क्या कहेंगे, बहुसंख्यकवाद। अब जरा से देखिए, अगर इसके अंदर देखेंगे तो जो फ्रेंच होंगे उनकी संख्या अधिक है, तो इन्हें हम लोग क्या कह देंगे, ये कहेंगे सर ये कैसे हैं, बहुसंख्यकवाद में है। अब यहाँ पे इनकी संख्या क्या है, डच की कम है, तो इसे हम लोग क्या कह देंगे बेटा, तो कह देंगे ये कैसे हैं, अल्पसंख्यक हैं। ये कैसे हैं, अल्पसंख्यक है। अब ये कैसे बच्चे, बहुसंख्यक हैं। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि बेल्जियम में जाति संरचना कैसी पाई जा रही है। तो देख रहे हैं, डच भाषा बोलने वाले हैं, फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, और वहीं क्या ब्रुसेल के अंदर देखेंगे तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले अधिक और डच भाषा बोलने वाले कम। तो बेटा होता क्या है कि जब यहाँ पे सरकार बनती है तो डच भाषा वाले जो है ना, ये जनसंख्या में तो अधिक है, डच भाषा वाले अगर कहा जाए तो जनसंख्या में तो ये अधिक है, पर ये बेटा कैसे है, कमजोर है, शक्तिशाली कम है। और शक्तिशाली है, ये कमजोर है, इनकी शक्तिशाली कम है बेटा। और वहीं फ्रेंच भाषा वाले बोलेंगे तो जनसंख्या इनकी तो कम है पर ये समृद्ध है, शक्तिशाली है। और जब शक्तिशाली हैं तो यहाँ पर जब 1950 और 60 के दशक में देखेंगे तो क्या हुआ, जब सरकार बनी तो इनके आपस में संघर्ष होना चालू हुआ। क्यों, क्योंकि जो अधिक संख्या वाले थे, जो डच वाले थे, वो क्या कर रहे थे, जब डच वाले थे तो अपनी संख्या अधिक थी, तो उन्होंने सरकार जब बनाई तो अपने लोगों के लिए कार्य कर रहे थे। तो इससे फ्रेंच भाषा लोग वाले क्या होने लगे, नाराज होने लगे। और जब नाराज होने लगे तो इसका प्रभाव कहाँ देखने को मिल रहा था, बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल में। बेल्जियम की राजधानी किसमें, ब्रुसेल में। क्यों, क्योंकि ब्रुसेल में क्या होता था, फ्रेंच वाले अधिक थे और डच वाले क्या थे, कम थे। तो अगर यहाँ पूरे देश के अंदर अगर फ्रेंच भाषा वाले अगर पीड़ित होते थे तो फ्रेंच भाषा वाले राजधानी के अंदर जो डच वाले लोग थे उनको प्रताड़ते थे, उनको प्रसन्न करते थे। तो इससे पूरे बेल्जियम के अंदर क्या होने लगा, धीरे धीरे क्या होने लगा, संघर्ष होने लगा। और यही संघर्ष धीरे धीरे किसमें तब्दील हो गया, गृह युद्ध में तब्दील होने लगा। तब समझदारी बेल्जियम ने अपनी समझदारी दिखाई और समझदारी के माध्यम से यहाँ की जो समस्या हो रही थी उसको क्या किया बेटा, समाप्त किया। तो आप समझ पा रहे समस्या क्या है, समस्या ये है कि जब कई जाति के लोग थे, जो डच भाषा लोग 59% थे, इन्होंने अपनी सरकार बनाई, और जब सरकार बनाई तो ये अपने हिसाब किताब से काम कर रहे थे। और जब अपने हिसाब किताब से काम कर रहे थे तो उसमें दिक्कत ये हो रहा था कि जो फ्रेंच भाषी लोग थे वो नाराज होने लगे थे। और जब नाराज होने लगते थे तो ये देश के अंदर तो इनकी संख्या कम है पर राजधानी के अंदर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ जो कम मात्रा में डच भाषा लोग थे, अल्पसंख्यक लोग थे, तो उनको ये क्या करने लगते थे, परेशान करने लगते थे। इस कारण दोनों में जो फ्रेंच थे, जो डच थे, देखो जर्मन का कोई रोल नहीं है क्योंकि जर्मन 1% है, बेचारा क्या करेगा, एक तरफ अकेला पड़ा हुआ है, इसका कोई लेना देना नहीं है। बस वही हाल है, गेहूं के साथ घून भी पिसाई जाए तो ये घून की तरह पड़ा हुआ, अगर जो भी हो पिसात रहे वही पड़ा रहे। पर समस्या किसकी होगी, जो थोड़ा ठीक ठाक होगा। आइए समझते हैं कैसे हुआ। तो ये बेटा स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो बेल्जियम की समस्या, तो बेल्जियम की समस्या क्या थी बेटा, यहाँ जरा समस्या समझते हैं। देखो आप जानते हो कि दो लोग हैं, ये कौन है बेटा, डच भाषा के लोग हैं, अब ये क्या है,
फ्रेंच भाषा के लोग थे। तो जरा समझिएगा, जो डच भाषा के लोग हैं और जो फ्रेंच भाषा के लोग हैं, तो क्या समस्या हो रही है। अब जो डच भाषा है, इनकी संख्या क्या है बेटा, जनसंख्या अधिक है, जबकि इनकी बात करेंगे तो जनसंख्या क्या है बच्चा इनका, जनसंख्या कम है। अगर इनकी बात करेंगे तो जनसंख्या इनका क्या बच्चे, कम है। दूसरी बात, जनसंख्या तो इनका अधिक है, ये बेटा पर ये कैसे हैं, ये कैसे बेटा है, ये कमजोर है, कमजोर है आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से। मतलब इनकी संख्या अधिक तो है, पर इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा वैसा धन वोन नहीं है। पर वहीं पर इनकी बात करेंगे बेटा, तो ये ध्यान देना, यह कैसे हैं, तो समृद्ध हैं। कैसे बेटा है, तो अगर बात करेंगे तो ये कैसे हैं, ये समृद्ध हैं, ये समृद्ध है आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से। अब बेटा ये समृद्ध आर्थिक रूप से क्या है, कमजोर है। पर संख्या अधिक होने के कारण या आपस में इन दोनों के पास जो निर्णय लेते थे, सरकार जब इन दोनों की बनी तो सरकार बनने के बाद इनमें क्या हुआ, आपसी संघर्ष चालू हो गया। अब इस सरकार जब क्या हुआ बेटा, संघर्ष कब चालू हुआ, अगर आपसे पूछा जाए तो 1950 से 60 के दशक में सामाजिक असमानता, क्योंकि देखो सामाजिक रूप से ये कैसे है, ये सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से ये कमजोर हैं, अब ये आर्थिक रूप से कैसे हैं, मजबूत हैं, पर संख्या में ये क्या है, अधिक है, ये संख्या में क्या है, कम है। तो इस कारण ये दोनों के अंदर क्या हुआ, संघर्ष चालू हुआ। तो कह सकते हो बेटा 1950 से 1960 के दशक में कह सकते हो, दशक में सामाजिक एवं आर्थिक असमानता के कारण डच भाषा एवं फ्रेंच भाषा के मध्य तनाव उत्पन्न होने लगा। क्या होने लगा बेटा, तनाव उत्पन्न होने लगा। जो 1950-1960 के दशक में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से असमानता के कारण डच भाषा और फ्रेंच भाषा में क्या होने लगा बेटा, कह सकते हो तनाव उत्पन्न होने लगा। अब यह तनाव धीरे धीरे बच्चे क्या हुआ ना, ये बढ़ना चालू हुआ। ये तनाव धीरे धीरे कह सकते हो ये क्या हुआ, बढ़ना चालू हुआ। और ये तनाव ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो यही तनाव, ये इसका तनाव जब उत्पन्न हुआ, इसका प्रभाव कहाँ दिखा बेटा, तो इसका प्रभाव सर्वाधिक बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में दिखाई पड़ रहा था। क्यों बेटा, क्योंकि आप ब्रुसेल्स के अंदर देखोगे तो जाति संरचना क्या था, बिल्कुल अपोजिट था पूरे देश की अपेक्षा, समझ रहे हो। तो यह क्या हुआ, इसका प्रभाव सर्वाधिक बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में दिखाई दिया। और जब ब्रुसेल्स में दिखाई दिया तो धीरे धीरे ये देखने को मिला, क्योंकि ये धीरे धीरे इनकी संख्या क्या थी, कम बेसी थी, तो इस कारण ये धीरे धीरे यह दिखाई पड़ा। और यह तनाव गृह युद्ध में तब्दील होने लगा था। ये धीरे धीरे किसमें तब्दील हो रहा था बेटा, पूरे गृह युद्ध का मतलब क्या होता है, जब पूरे देश के अंदर क्या हो, संघर्ष चालू हो जाए। जब पूरे देश के अंदर संघर्ष धीरे धीरे चालू होने लगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, गृह युद्ध। अब ऐसी स्थिति आ गई थी, यहाँ गृह युद्ध की स्थिति आ गई थी। और जब गृह युद्ध की स्थिति आ गई थी तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ये स्थिति न बन पाए, इस कारण हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कोई ना कोई समझदारी दिखाएंगे। तो देखिएगा बेल्जियम की समस्या क्या थी, समझ में आ गया कि जाति संरचना में क्या था, देख रहे थे जाति संरचना में अलग अलग थे आर्थिक रूप से, और जनसंख्या में एक लोग अधिक थे, दूसरे लोग क्या थे, कम थे। इस कारण आपस में क्या हुआ, तनाव आया। और ये जो तनाव हुआ, इस तनाव का प्रभाव कहाँ दिखने को पड़ा, तो इस तनाव का प्रभाव कहाँ दिख रहा था बेटा, आप बता सकते हो इस तनाव का प्रभाव कहाँ दिख रहा था, बेल्जियम में। ऐसे ही जब आपको मैं अभी इतिहास पढ़ाऊंगा,
जब भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा तो उसमें एक पॉइंट बताऊंगा, जब ऑस्ट्रिया में युद्ध हुआ था, तो ऑस्ट्रिया में युद्ध चल रहा था ना, तो उसका प्रभाव कहाँ दिख रहा था? भारत में। क्योंकि ऑस्ट्रिया में युद्ध किसके किसके मध्य लड़ रहे थे? फ्रांसीसी और अंग्रेज लड़ रहे थे। फ्रांसीसी अंग्रेज युद्ध कहाँ लड़ रहे थे? ऑस्ट्रिया में। पर ये कहाँ रह रहे थे? भारत में भी रह रहे थे। तो इसका प्रभाव देखेंगे ना, तो भारत में भी फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में लड़ने लगे थे। जब आपको कर्नाटक, मैसूर, आंग्ल युद्ध से पढ़ाऊंगा तो वहाँ पता चलेगा, पर आप लोग के सिलेबस में है नहीं, इसलिए पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है ना? हाँ, तो क्या हुआ, गृह युद्ध में तब्दील होने लगा था। तो इन्होंने, अब देखो बेल्जियम की समस्या तो समझ में आएगी, समस्या क्या है कि यहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति आ रही है। तो देखिए अब ये लोग बेल्जियम वाले कैसे बचाव करते हैं और क्या करते हैं बेटा, ये कैसे अपनी समझदारी दिखाते हैं और किस तरीके से देखेंगे कि ये गृह युद्ध होने से ये रोक लेते हैं। आइए समझते बेटा। अब आपको बताऊं कि बेल्जियम के अंदर बेटा, ये देखो हमारे बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम ने क्या किया बेटा कि जब देखा ये गृह युद्ध की स्थिति बन रही थी, तो इन्होंने अपने संविधान में ना कुल 4 महत्वपूर्ण संशोधन कर दिया। 4 महत्वपूर्ण संशोधन क्या किया? कर दिया। ठीक है, तो ध्यान देना। तो उन्होंने 1970 से 93 के मध्य बेल्जियम ने अपने संविधान में महत्वपूर्ण कुल 4 संशोधन किया। कितने संशोधन किया बेटा? 4। अब क्या 4 संशोधन किया? तो पहली बात बेटा, एक तो उन्होंने केंद्र सरकार बनाया, दूसरा उन्होंने क्षेत्रीय सरकार बनाया, तीसरा उन्होंने सामुदायिक सरकार बनाया, और एक ब्रुसेल के अंदर एक नई सरकार बनाई। ब्रुसेल्स के अंदर क्या बेटा, इन्होंने एक नई सरकार बनाई। देखते हैं कि इन्होंने क्या कैसे क्या किया बेटा। तो बताओ, उन्होंने यहाँ पर जो केंद्र सरकार थी, तो डच और फ्रेंच भाषा की इन्होंने क्या किया, मंत्रियों की संख्या समान कर दी। अब देखो इन्होंने समझदारी कैसे दिखाई। यहाँ इन्होंने डच एवं फ्रेंच मंत्रियों की संख्या समान कर दिया। क्या किया बेटा? तो इन्होंने पहला पॉइंट किया कि डच और जो फ्रेंच भाषी के लोग थे, इनके मंत्रियों की संख्या क्या किया? समान कर दिया। समान क्यों कर दिया? इसके पीछे कारण क्या था कि निर्णय जो लिया जाए ना, वह एक तरफा न हो। क्यों? कि डच कितने हैं? 59% है। फ्रेंच कितने हैं? 40% है। अब कोई डिसीजन ले रहे हैं तो डचों की संख्या ज्यादा है, तो निर्णय तुम्हीं के मत में आएगा। तो फ्रेंच वालों का क्या रोल रहेगा? तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। जो संघर्ष हो रहा है, संघर्ष कैसे समाप्त होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे समाप्त होगा। इन्होंने कहा ऐसा है, जितने भी केंद्र सरकार जो गठन कर रहे हैं, केंद्र सरकार जो मंत्री होंगे, उनकी संख्या क्या करिए, आप बराबर कर दीजिए फ्रेंच और डच सबका। यहाँ तक कि जर्मनियों को भी योगदान दिया गया। तो समझिए बेटा, इन्होंने पहले क्या समझदारी दिखाई, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषा के मंत्रियों की संख्या क्या कर दिया? बराबर कर दिया। अब इससे फायदा क्या मिला कि निर्णय एक तरफा न हो पाए। अगर मान लो डच भाषी कोई निर्णय ले रहे हैं, उनकी संख्या मंत्रियों के बराबर है, फ्रेंच के बराबर है, और डच भाषी कोई निर्णय ले रहे हैं अपनी जाति के लोगों को बढ़ाने के लिए, तो जो फ्रेंच भाषी होंगे वो क्या करेंगे? विरोध कर देंगे ना कि हम भैया इस बिल से, इस जो आप बिल ला रहे हैं, जो कानून ला रहे हैं, इससे हम सहमत नहीं है। क्यों? क्योंकि संख्या दोनों की क्या है? बराबर है। अब मान लो फ्रेंच भाषी कोई विधि, कोई कानून लाना चाहते हैं, तो ये डच भाषी वाले लोग क्या करेंगे? ना ना ना, पास नहीं होगा, ऐसा लाइए दोनों जाति को बढ़ावा मिले, किसी एक जाति को नहीं मिले। तो सोचो कितनी बढ़िया समझदारी दिखाई। इन्होंने क्या किया? संख्या ही बराबर कर दिया बेटा। बेस्ट है। हमारे भारत जैसे देशों में बताइए, पुरुष और महिला दो के दोनों बराबर हैं, पर महिलाओं को सिर्फ 33% आरक्षित किया गया, बाकी पुरुष रहेंगे। क्या कोई समानता है? ना। तो कह सकते हो ये क्यों किया गया बेटा? तो कह सकते हो बेटा कि निर्णय एक तरफा न हो। तो निर्णय बेटा एक तरफा न हो, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार में ये बदलाव किया। दूसरा बदलाव वहां कहा गया बेटा क्षेत्रीय सरकार में। इन्होंने केंद्र सरकार से अनेक शक्तियां देश के क्षेत्रीय सरकारों को दे दिया। मतलब देश के अंदर, उस बेल्जियम के अंदर छोटे छोटे सरकार काम कर रहे थे। एक तो केंद्र है पूरे देश के लिए काम करेगा, और जैसे छोटे छोटे क्षेत्र, जिलों में, राज्यों में अलग अलग कार्य कर रहे हैं, तो इन्होंने केंद्र सरकार से कुछ शक्तियां लेकर किसको दे दिया? क्षेत्रीय सरकार को। और कहा आप फ्रीडम है, इस क्षेत्र में जो भी आपको कानून बनाना है आप बनाइए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। बताइए भाई, जायज सी बात है, जो क्षेत्रीय सरकार से बिलोंग कर रहा है, जैसे मिर्जापुर की कंडीशन है। अब मिर्जापुर में जो यहाँ का लोग होगा, जो लोकल होगा, वो बेहतर जानेगा कि जो बाहर का होगा वो जानेगा। तो जो लोकल हो जानेंगे ना, तो लोकल जो होंगे, अगर वो यहाँ के अगर उनको शक्ति मिलेगा तो हमारे लिए अच्छे कानून बनाएंगे, अच्छे हित के कार्य करेंगे। तीनों ने क्या किया बेटा? केंद्र सरकार ने यहाँ क्या किया बेटा? केंद्र सरकार ने
कुछ शक्तियां क्षेत्रीय सरकार को दे दिया, क्षेत्रीय सरकार को दे दिया, एवं ये क्षेत्रीय सरकार को दे दिया, यह शक्तियां क्षेत्रीय सरकार दिया, सरकार को दिया, और इस शक्ति का प्रयोग करके क्षेत्र में विकास करेगा क्षेत्रीय सरकार। कौन करेगा प्यारे? क्षेत्रीय सरकार। तो याद रखिएगा, तो इन्होंने क्या, केंद्र सरकार से कुछ शक्तियां क्षेत्रीय सरकार को दे दिया, और इस शक्ति का प्रयोग करके क्षेत्र में विकास करेगा कौन? क्षेत्रीय सरकार। तो बढ़िया किया काम। तीसरा बात क्या बेटा? सामुदायिक सरकार बनाया। क्या बनाया? सामुदायिक सरकार। तो बेल्जियम में फ्रेंच और डच और जर्मन भाषा बोलने वाले समुदायों ने मिलकर एक सरकार बनाई, और कहा ये अपनी अपनी संस्कृति, शिक्षा और भाषा के लिए क्या करेंगे? कार्य करेंगे। तो तीसरा क्या बना बेटा? सामुदायिक सरकार। इसमें क्या किया गया बेटा? बेल्जियम में फ्रेंच एवं जर्मन तथा डच ने मिलकर एक सामुदायिक सरकार बनाया, जो भाषा, संस्कृति, एवं धर्म पर कार्य करेगा। अब जरा सोचिए कितना बढ़िया व्यवस्था कर दिया गया कि बेल्जियम में फ्रेंच और जर्मन भाषा, इन सभी के लिए एक सामुदायिक सरकार बना दिया गया। अब कहा आप अपने अपने धर्म, अपने अपने भाषा और क्षेत्र के विकास के लिए क्या करेंगे? कार्य करेंगे। ये तो किया ही किया बेटा, पर इससे सबसे बेहतर काम किया ब्रुसेल के अंदर। ब्रुसेल के अंदर क्या था? 80% कौन थे? आप जानते हो 80% कौन थे? फ्रेंच थे। अब 20% कौन थे? डच थे। तो यहाँ पे क्या किया बेटा? यहाँ पे बेहतर किया, राजधानी ब्रुसेल के अंदर एक अलग सरकार बना दिया। अब फ्रेंच और जो फ्रेंच भाषी लोग थे, डच भाषी लोगों ने ये समान प्रतिनिधित्व कर दिया। तो क्या किया बेटा यहाँ पे? मतलब इसके लिए एक अलग सरकार ही बना दिया गया कि तुम लोग भाई देश के अंदर ही हो, और आपके लिए एक अलग सरकार बना दे रहा हो। यहाँ खुद चुनाव होगा, यहाँ खुद सरकार बनेगा, यहाँ के लोग खुद ही कार्य करेंगे। तो यहाँ क्या, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर एक नया सरकार बना दिया, एवं इनके प्रतिनिधित्व की संख्या समान कर दिया। क्या किया बेटा? इन्होंने ब्रुसेल्स के अंदर एक अलग सा सरकार बना दिया, और इनकी संख्या क्या कर दिया? एक समान कर दिया। तो देखो कितना बढ़िया उन्होंने अपनी समझदारी दिखाई, और इस समझदारी के आधार पे बेल्जियम में गृह युद्ध होने से क्या हुआ? बच गया। तो हम आज क्या समझे बेटा? तो हम लोग ये समझे कि बेटा गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने निकल रहे हैं क्लास रिकॉर्ड करने में, समझ रहे हैं? क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ाई करते रहें। देखिए, तो आपने ये समझा आज कि हमने देखा कि आज बेल्जियम की कहानी समझा कि बेल्जियम में वास्तव में क्या कंडीशन चल रही थी। तो हमने देखा बेल्जियम में जाति संरचना, भाषाई संरचना, ये सभी क्या थे? अलग अलग थे। अब इस जाति संरचना, भाषाई संरचना के आधार पे वहाँ पे हमने देखा 1950 से 60 के दशक में संघर्ष होना चालू हुआ। और ये संघर्ष चालू हुआ तो वहाँ की सरकार ने बड़ी बढ़िया समझदारी दिखाई, और उन्होंने अपने संविधान के अंदर 4 महत्वपूर्ण संशोधन कर दिया, और इस संशोधन के माध्यम से जो देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बन रही थी, उसे क्या किया बेटा? रोक दिया, समाप्त कर दिया। और कल की क्लास हम लोग पढ़ेंगे किसकी? श्रीलंका कि श्रीलंका देखिए क्या करेगा?
श्रीलंका के अंदर क्या समस्या है और श्रीलंका किस तरीके से अपने यहाँ समाधान करेगा और उसके यहाँ क्या दिक्कतें हो रही हैं, तो अगली क्लास में लेंगे और अगली क्लास में ही आपका चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को आप लोग क्या रहे, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, पेपर बहुत नज़दीक है, तो तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।